देश एक तरफ कोरोना के साथ लड़ाई लड़ रहा है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कोरोना पर चढ़ाई करने की बजाय इस मामले में सरकार का साथ नहीं देने की जैसे कसम खा चुके हैं। देश के 23 राज्यों में कम से कम जमात से जुड़े लोगों की वजह से कोरोना पहुंच चुका है। इस बात की तस्दीक कोरोना से जुड़े आंकड़े लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसे लोगों की तलाश करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जमात से जुड़े लोग खुद सामने आने को तैयार नहीं हो रहे। जानकारियों के आधार पर ढूंढ ढूंढ कर उनको निकालना पड़ रहा है। और अब जमात के साथ साथ एक और मुश्किल सामने आ खड़ी हुई है, वो ये कि जमात के धार्मिक सम्मेलन में रोहिंग्या लोग भी शामिल हुए थे। ये सरकार की एक रिपोर्ट कह रही है, जो कि सरकार ने राज्यों को केंद्र की तरफ से आगाह करते हुए भेजी है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि ये रोहिंग्या इनमें से ज्यादातर अपने घरों को भी नहीं पहुंचे हैं। क्या ये इस समय देश के लिए एक और बड़ा खतरा नहीं है? इस सब के साथ साथ कि स्वास्थ्य कर्मियों पर, मेडिकल टीमों पर और पुलिस कर्मियों पर भी तमाम इलाकों में हमले, मारपीट की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बताएंगे दंगल में आज हमारे साथ मेहमान कौन कौन से हैं। इंदौर में आज फिर से स्वास्थ्य कर्मियों पर चाकू चलाए गए। जानलेवा हमला हुआ है। इससे पहले भी इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों को जमातियों ने निशाना बनाया था, उन पर पत्थर बरसाए थे। पत्थर बरसाने वाला खुद कोरोना संक्रमित भी निकला था। मतलब कोरोना संक्रमण से लड़ाई को ऐसे लोगों ने ही ज्यादा कठिन बना दिया है, जो स्वास्थ्य कर्मियों को निशाना बना रहे हैं, अलग अलग जगहों पर छिपे बैठे हैं। मगर इस चिंता की चौहद्दी थोड़ी और बढ़ गई है। अब तक सिर्फ निजामुद्दीन मरकज से निकले जमातियों की ही तलाश की जा रही थी, मगर अब मालूम चला है कि मरकज में रोहिंग्या भी शामिल हुए थे। हैरानी इस बात की है कि मरकज के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले जमाती घर नहीं पहुंचे। वो कहां हैं, किसी को नहीं मालूम। इसीलिए गृह मंत्रालय ने दूसरे राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को चिट्ठी लिखी है कि उन रोहिंग्याओं को तलाशा जाए जो मरकज में शामिल हुए थे, वरना गजब हो जाएगा। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों ने तबलीगी जमात और दूसरे धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लिया था। ऐसे में इसकी आशंका है कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। अब तक वो अपने कैंपों में लौटे नहीं हैं। ऐसे में उनकी तुरंत तलाश की जानी चाहिए। देखिए, ये जो कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई है, निश्चित रूप से ये किसी जाति और संप्रदाय को देख के नहीं आती। ये किसी के अंदर हो सकती है और निश्चित रूप से एक सघन जांच की जरूरत है। जो व्यक्ति इस देश में रहने वाला है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों का व्यापक पैमाने पर जांच होना चाहिए। जांच होगी, जो भी बीमार में, जो भी जांच में पाया जाता है, उस बीमारी का इलाज होना चाहिए। मिलेंगे तब तो इलाज होगा। इलाज के पहले तो तलाशना ही सबसे बड़ी चुनौती है। सवाल भी है कि रोहिंग्या धार्मिक सम्मेलन में शामिल होकर अपने घर क्यों नहीं लौटे। गृह मंत्रालय की माने तो तेलंगाना में रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने तबलीगी जमात के जलसे में हरियाणा के मेवात में हिस्सा लिया था। यही लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में भी शामिल हुए थे। रोहिंग्या समुदाय से जुड़े लोग श्रम विहार और शाहीन बाग भी गए थे। मतलब जमात से गिरे रोहिंग्या पर अटके। अब चुनौती सिर्फ छिपे हुए जमाती नहीं, रोहिंग्या भी हैं। कमलजीत संधू के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हिस्सा बन रहे हैं। तौसीफ खान हमारे साथ हैं, वो वकील हैं तबलीगी जमात के, और साथ ही मुजीबुर रहमान भी हमारे साथ हैं, वो वकील और प्रवक्ता हैं तबलीगी जमात के। हमारे साथ डॉक्टर एमएच खान हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। हमारे साथ संजीव उनियाल हैं, वो वकील हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, जो कि नेता हैं जेडीयू के। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक, केंद्र की तरफ से राज्यों को बाकायदे तस्दीक की गई है कि जमात के कार्यक्रम में रोहिंग्या भी शामिल थे और उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो अपने घरों को नहीं पहुंचे। अभी तक तो इस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था हर रोज
कि जमात को जिम्मेदार क्यों माना जा रहा है। अब जमात के ऊपर एक और बड़ा आरोप है कि वो लोग जो कि इस देश के नागरिक भी नहीं है, घुसपैठिए भी हो सकते हैं, उनको भी उस कार्यक्रम में शामिल किया गया और फिर फैल गए वो लोग। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, सारी चीज़ों की जिम्मेदारी रोहित तो जमात की ही बनती है और जमात को लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो कितना भी भागे। और विदेशी तो शामिल हुए ही थे भाई, इंडोनेशिया, जापान, चीन, हर जगह की तो रिपोर्ट आ ही चुकी है, इंग्लैंड तक के लोग शामिल हुए थे। तो इसमें शक कहाँ है? आप रोहिंग्या उसमें शामिल हो गए तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। परेशानी बढ़ाने का सब ठेका, देश की परेशानी बढ़ाने का सब ठेका आजकल जमात ही ने ले लिया, तो उसमें क्या कर सकते हैं? गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को लिखा है, हम लोग बिहार में पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी लोग को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, जहाँ तक हो सके उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं, बाकी राज्य भी कर रही है। लेकिन समस्या ये है कि सिर्फ इनको क्वारंटाइन करना, इनको आइसोलेट करना, ये समस्या का समाधान नहीं है। आखिर ये करना क्या चाहते थे और करना क्या चाहते हैं? आज भी इंदौर पे चाकूबाजी, पुलिस पे हमला, मतलब मानसिकता क्या है? ये क्यों करना चाह रहे हैं? रोहिंग्या का तो समझ में आता है कि उनका देश नहीं है, वो बांग्लादेशी आए हुए हैं, बर्मा से आए हुए हैं और यहाँ पे उनको अपने देश की फीलिंग नहीं है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो जमात के लोग हैं, वो तो हिंदुस्तानी हैं। उनको अपने वतन से इतनी अचानक नफरत क्यों हो रही है भाई? ये सवाल तो तमाम जमात के लोगों से पूछा जाना चाहिए। जमात के लोग ही पूछे उन लोगों से कि क्यों नफरत है। इस देश का हर आदमी पूछना चाहता है, आप भी पूछना चाहते हैं कि नफरत क्यों है। अब कड़ाई से इनको खोजना पड़ेगा, बिल्कुल सख्त होके इनसे डील करने का ही उपाय है और कोई उपाय नहीं। और केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, तमाम राज्य सरकारें अपना काम करें। मैं बस ये कह सकता हूँ और ये प्रार्थना कर सकता हूँ कि भगवान करे ये संक्रमण और ना फैले। पिछले 2 दिनों से 40% की कमी आई है, फिर रोहिंग्या घुस गए, पता चला कि फिर से सेकेंड लॉकडाउन भी हमारा बर्बाद हो जाएगा, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये बहुत गंभीर मसला है, इसमें सही में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तौसीफ खान, आप तो वकील हैं जमात के, मौलाना साद पर जो आरोप लग रहे हैं उनको तो आप चलिए डिफेंड करेंगे, उसके लिए आपने तर्क गढ़ लिए होंगे, लेकिन इस पर क्या सफाई है कि एक तो रोहिंग्या उसमें भाग लें और उसके बाद वहां से भाग लें, बताएं भी नहीं किसी को कि हम कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, और ढूंढना मुश्किल हो जाए। तौसीफ खान, मेरी आवाज आ रही है आपको? शायद तौसीफ तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। विक्रम सिंह साहब भी हमारे साथ आ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। उसके पहले अतीकुर रहमान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, इस परिस्थिति के लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे? केंद्र सरकार को कि जमात के कार्यक्रम में आने क्यों दिया, या जमात के ऑर्गेनाइजर्स को जो कि अब सारी परिस्थिति जानने समझने के बाद भी ये बताने को तैयार नहीं है कि कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे, किस किस को पकड़ के क्वारंटीन करना चाहिए ताकि एक बीमारी फैलने से रुक जाए? रोहित भाई, सारी जिम्मेदारी जमात की बनती है, मैं ये मानने को पूरी तरह से तैयार हूं। मेरी तरफ से मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने लाख कोशिश की, हमेशा से हमने जमात को शुरू में सपोर्ट किया, क्योंकि जमात ने नमाज पढ़ने तक के लोगों को जो उनके अंदर अवेयरनेस लाए थे वहां तक की ठीक था, लेकिन उनकी रूढ़िवादी जो सोच है उनसे हमेशा से हिंदुस्तान के मुसलमानों का, पढ़े लिखे तबके का जो मुसलमान है, उससे हमेशा से उनका टकराव रहा है। अब इतनी इंतहा हो गई है कि एक जमात की वजह से जब हम मुसलमानों को देश के कोने कोने में जिल्लत उठानी पड़ रही है, तो हम 3 दिन से उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वो मराए मेहरबानी सामने आ जाएं, अपने आप को सरेंडर करें और तमाम वो लोग, चाहे रोहिंग्या हो चाहे किसी भी मुल्क से आए हुए हों, उनकी जानकारी दें, उनका पता दें, ताकि हम इसके स्प्रेड को रोक सकें। मुझे कोई दिक्कत नहीं है रोहित जी ये मानने में कि हमसे चूक हुई है। मैं आपके सामने तस्लीम करता हूं कि हमको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी अपने लोगों को समझाने में। मेरे मुस्लिम समुदाय में जो सोशल अवेयरनेस और जो सोशल रिफॉर्म की जरूरत है, हमने उसको पूरी तरह से लेने में असमर्थ रहे हैं।
अब हम ये बेड़ा उठाएंगे और ज्यादा जोर शोर से काम करेंगे और इसके लिए आपका और सरकार का भी सहायता हमको चाहिए। अतीकुर रहमान, हम तो साथ हैं ही आपके, सरकार भी साथ दे देगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो पीछे गलती हो गई उसको धोना तो पड़ेगा ना। वो कैसे धुलेगी जब रोज बैठकर यहां लोग इस बात को लेके ठीकरा फोड़ेंगे सरकार के ऊपर और इस देश के बाकी नागरिकों के ऊपर कि आप बेवजह जमात को बदनाम कर रहे हैं, जबकि आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपके कहने के बावजूद जमात के लोगों ने इस बात को तवज्जो नहीं दी है। हम उनसे लड़ेंगे, उनसे जूझेंगे, हमारा बड़ा समाज है और मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं वो उनको उनकी गलती का एहसास होगा और इसका सुधार हमको करना बहुत जरूरी है। लेकिन एमएच खान साहब, गलती का सुधार करना बहुत जरूरी है, ठीक है, हम उनसे उम्मीद भी करेंगे। अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि वो गलती सुधार लेंगे, लेकिन जब तक उनके होश आएगा या उनको बुद्धि आएगी तब तक तो ये देश जाने कितना कुछ झेल चुका होगा। जिसके लिए, बीमारी के लिए पूरे देश को लॉकडाउन करने जैसा फैसला लेना पड़े, वहां पर कोई जानबूझकर अगर ये तय करके बैठे कि नहीं हम तो फैलाएंगे, फिर क्या करें उसका? एमएच खान। रोहित जी, मैं तो देखिए फर्स्ट डे से मैं कह रहा हूं कि ये अपने लोगों के बीच में जाहिलियत का पैगाम फैलाते हैं। देखिए मस्जिद में ये रुकते हैं, इससे आप किसी भी आलिम से, ये किसी मुफ्ती से पूछ लीजिए कि मस्जिद में एतिकाफ की नियत की जाती है। एतिकाफ आप समझ लीजिए कि कितने दिन का होता है, कोई 24 घंटे का रखता है, कोई 1 महीने का रखता है, कोई 20 दिन का रखता है। उसके बाद मस्जिद में किसी को सोने का इजाज़त नहीं है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है कि मस्जिद में जाके आप सोइए। ये वहाँ यही शिक्षा दी जाती है। तबलीगी जमात, मैं इसीलिए कहता हूँ, कई बार कह चुका हूँ, शैतानी जमात है ये अशिक्षित लोगों को, जो रोहनिया की बात आप कर रहे हैं, ये जाहिल लोगों को इन्होंने मिला लिया और इनके साथ मिल करके ये गंदा खेल खेल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ इनके ऊपर तुरंत केंद्र सरकार को बैन कर देना चाहिए। इस ऐसी जमात को इस हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। इनके ऊपर बड़े से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, चीजें हिंदुस्तान में न फैल सके। जब ये इनको यही शिक्षा दी जाएगी जमात में बैठा करके कि तुम जाओ मस्जिद में 15 दिन 20 दिन लेटो, तुम जाओ अपने माँ बाप को छोड़ दो, घर द्वार को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो और जाओ जमात में लेटो। ये क्या करते हैं? सुबह फजर की नमाज पढ़ लिया, सो गए, जोहर की नमाज पढ़ लिया, सो गए, असर की नमाज पढ़ लिया, 1 घंटा घूमे टहले इधर उधर, फिर आके मगरिब की नमाज पढ़ा, फिर सो गए। तो ये काम क्या करते हैं? ये तो तफरी करते हैं, मूर्खता करते हैं। और जो अनपढ़ लोग हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मुसलमानों में अनपढ़ लोग जो हैं उनको ये शिकार बनाते हैं और उनसे ये काम लेते हैं। ये शैतानी जमात है, तबलीगी जमात नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत, देखिए 2 चीजें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने कहा कि 2 चीजों को कस के रस्सी के तरह आप कह रहे हैं इसको बैन कर दें, तुम्हारा ईमान सलामत रहेगा। एक सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए पूरी, रोज जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए मेरी बात। 2 चीजों को कहा गया जो इस्लाम कह रहा है, सुन तो लीजिए मेरी बात पूरी, बात आ जाने दीजिए तब आप कमेंट करिएगा। जब कहा गया इस्लाम कह रहा है, बोलिए, पूरा कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि 2 चीजों को मेरे कस के रस्सी से पकड़ के रखना, एक कुरान शरीफ को पकड़ना, दूसरा अहले बैत को पकड़ना। तो न ये अहले बैत को मानते हैं, न कुरान शरीफ को मानते हैं। इनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? ऐसे लोगों को बैन नहीं करेंगे आप तो क्या करेंगे आप? अगर नहीं करेंगे तो जो हाल हो रहा है हिंदुस्तान में ये होगा, ये पूरी दुनिया में फैलाएंगे। आज देखिए हमारे कह रहे हैं, आज हमारे लखनऊ में कई जगह। चलिए अब तो बात पूरी हो गई ना आपकी। थोड़ा रुक के खान साहब, आपने सारी बात कही। आप ये कह रहे हैं इस पर बैन लगा देना चाहिए और आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ ये कर रहे हैं वो इस्लाम के मुताबिक नहीं है। लेकिन मुजीबुर रहमान हमारे साथ आ गए हैं जो कि जमात का पक्ष रखेंगे। मुजीबुर रहमान, अभी अतीकुर रहमान को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं हम पहले जमात के लोगों की पैरवी करते थे, लेकिन अब हमें खराब लगने लगा कि समझाने के बावजूद, बताने के बावजूद जमात की तरफ से जो चीजें हुई हैं वो बहुत बड़ा कारण बना देश के 23 राज्यों तक कोरोना के मरीज पहुंचने का। और अब यह नया खुलासा कि जमात में रोहिंग्या भी शामिल हुए और उनका कोई अता पता नहीं। फिर लोग क्यों नहीं पूछेंगे कि आपने साजिश के तहत किया क्या? ये मुजीबुर रहमान बोलिए। जी, मैं छोटा सा एक सवाल पूछूंगा आपसे
आप कहते हैं कि 29.8% जो कोरोना फैला हुआ आप सवाल ना पूछिए, आप जवाब दे दीजिए पहले। मैं आपसे पूछूंगा कि 70, इसी में जवाब है मेरा, 70.2% जो कोरोना फैला वो कौन सी साजिश थी, आप ये बता दें। अगर आप साजिश को 30% लोग को साजिश कह रहे हैं तो मुझे ये मैथमेटिक्स का सवाल है, मैं बता भी दूंगा, लेकिन आप शायद उसको समझ ना पाएंगे। नहीं, आप मैं आपको बता भी दूंगा, ये मैथमेटिक्स का सवाल, आप शायद समझ ही ना पाए उसको। मैं समझ पाऊंगा, क्योंकि 30% कह के आप बचना चाहते हैं। ये कोरोना के आंकड़े सर दिल्ली पर सर मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, देखिए क्या है ना, कुतर्क का तो कोई जवाब होता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, लेकिन आप समझेंगे नहीं उस चीज को। सर मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं आपने सवाल पूछा, अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप प्रवक्ता है, प्रवक्ता बन के बात करें, मुझे पत्रकारिता का ना तो सर्टिफिकेट दें, ना सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि आप जैसे लोगों से मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है। आपने सवाल पूछा, उसका जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। आपने सवाल पूछा, उसका जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। आपने सवाल पूछा ना, अब मैं उसका जवाब दे देता हूँ। आपने सवाल पूछा ना, आपने कहा पहले मैं सवाल पूछता हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको उस बात का। बात उनकी सुनी, आपको सुनने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि मैंने बोला मैं समझाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको मेरा जवाब इतना बुरा लगा कि आपने मेरा 10 सेकंड भी नहीं दिया। मुझे जवाब बुरा नहीं लगा, मुझे आपकी बुद्धि पे तरस आ गया कि आप वकील भी हैं और प्रवक्ता भी हैं, लेकिन आपकी बुद्धि में इतनी सी बात नहीं घुस पाई है अभी तक कि आपके यहां से निकले लोग जिन जिन इलाकों में गए, उनसे बाकी लोगों में ये बीमारी फैली, और जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ता जाएगा तो जमात के लोगों का आंकड़ा तो कम दिखने लगेगा। जिस दिन इस देश में 50,000 मरीज हो जाएंगे तो आप कहेंगे हम तो 5% है, सरदार जी आपको शायद मालूम नहीं है, हमें कैसे जिम्मेदार मान रहे हो आप? मैं आपकी नॉलेज में दे दूं, अगर आप तो मैं, और आप प्रवक्ता भी हैं। मुझे हैरानी है इस बात पर, वो भी समय था जब 64% जमात के लोग थे देश के बीमारों में, तब आपने मान लिया था उस दिन क्या कि जमात की वजह से बीमारी फैली है, स्वीकार किया था उस दिन आपने। आप मान रहे हैं तमिलनाडु में जमात की वजह से है, जहां पर 70% से ज्यादा मरीज कोरोना के जमात से जुड़े हुए हैं। आपने माना दिल्ली में कोरोना बीमारी जमात की वजह से हुई, स्वीकार किया आपने कभी? मैं आपको जवाब दे दूं, अगर आपने यहाँ पे मेरी आवाज को बंद करके अपना भाषण देना है तो आप दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन लोग सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं देश के। आप एक आपने मुझसे सवाल पूछा, फिर जवाब पूछने की आपको हिम्मत नहीं पड़ रही थी, आप कुछ छुपाना चाहते हैं। सर ये विक्टिम कार्ड जो आप हमेशा जेब में रखते हैं ना, इसको वापस जेब में रख लीजिए। ये विक्टिम कार्ड यहाँ दिखाने से नहीं चलेगा कि मुझे बोलने नहीं दे रहे। आपको यहाँ फोटो खिंचाने के लिए नहीं बुलाया था, बोलने के लिए बुलाया था। आपने शुरुआत की कि मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, तो सवाल का जवाब मालूम है रखिए। मुझे मालूम है कि जवाब बताऊंगा तो गणित है, आपके समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या है ना सर, अब कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको कहते हैं कुतर्क, उसके आगे बहस नहीं की जा सकती, इसलिए आपसे बहस करने की एक सीमा है। आप अपनी बात रखिए, बाकी लोग जो आप ही के साथ के हैं वो भी सुने जरा, पता लगे उन्हें भी। अतीक उर रहमान और अहमद खान भी सुने जरा, पता लगे उन्हें भी। आपका काम है, लोगों का काम है। ये बताइए, भगवान महावीर हॉस्पिटल में 68 मेडिकल स्टाफ को कोरोना किसने पहुंचाया? वो कौन सी जमात की थी मालूम है आपको? मिस ज्योति नाम की लेडी बाहर से आई, ट्रेवल हिस्ट्री छुपाई, क्वारंटाइन किया गया था, उस चीज को छुपाया। कौन सी जमात की थी? 68 डॉक्टर्स को, 68 मेडिकल स्टाफ को हमारे आज मैदान से खाली हो गए हैं वो लोग। 68 डॉक्टर जो कितने लोगों की जिंदगी बचाते, वो आज क्वारंटीन में खुद बैठे हुए हैं उस अकेले की वजह से। और पिज्जा डिलीवरी, जिसको आप पिज्जा जिहाद कह सकते हैं, हालांकि मुसलमान नहीं इसलिए आप जिहाद वर्ड यूज नहीं करेंगे। पिज्जा जिहाद जो हुआ, जिसकी वजह से 72 फैमिलीज को कोरोना पहुंचा। आज वो क्वारंटीन में है, 72 फैमिली में 400-500 लोग हैं तकरीबन, उसका जहां पर वो जॉब करता था वहां के लोग। आप उसका नाम नहीं लेंगे। दूसरा ही, आपके आज तक आपकी मंदिरें खुली हुई हैं, जगह जगह यूपी में भी मंदिरें खुली हुई हैं, डॉक्टर्स की पिटाई हो रही है, उसका आप जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि अब कुछ नॉन मुस्लिम्स अगर पीटेंगे तो आप उसका जिक्र नहीं करेंगे। प्रशांत भटनागर, एक डॉक्टर मेरठ का, उसको किसने मारा और क्यों मारा आपको मालूम है? इवन उसके पेरेंट्स, माता और पिता को, दोनों को मारा गया। मारने वाले कौन थे? नॉन मुस्लिम, मुसलमान नहीं थे, वरना अब तक जमात से जुड़ गए होते वो। क्यों मारा? कि कोरोना फैलाएंगे हमारी सोसाइटी के अंदर। सूरत के अंदर एक लेडी डॉक्टर को क्यों मारा? एक हिंदू ने मारा, मुसलमान जमाती ने नहीं मारा। कपड़े फाड़े उसके, थप्पड़ मारे कि कोरोना फैलाएगी हमारी सोसाइटी में। आप एक पर्टिकुलर एंगल से चीजों को देखेंगे तो लोगों का नजरिया बदल जाएगा आपके लिए। आपको दोनों पक्ष रखने चाहिए ताकि लोग सच्चाई। हालांकि
मुझे भैंस के आगे बीन बजाने का शौक नहीं है, मैं फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, क्योंकि आप ये विक्टिम कार्ड जो हमेशा जेब में रखकर चलते हैं वो आपने आज भी निकाल दिया और बड़ी बेशर्मी से निकाला। अब मैं आपको बताता हूं, आपको सूरत के डॉक्टर सपने में नहीं आए कि उनके पड़ोसी उनको तंग कर रहे हैं, आपने टीवी पर देखा। आपको मेरठ के डॉक्टर सपने में आकर नहीं बताकर गए, आपने टीवी पर उनको देखा। आपको महावीर अस्पताल की खबर सपने में नहीं आई, आपने टीवी पर देखी। उसके बाद वो सब लोग कहां हैं सर? वो सब लोग क्वारंटीन में हैं। क्वारंटीन क्या होता है आपको उसका मतलब नहीं पता होगा, क्योंकि आपने जमातियों को देश भर में फैला दिया। जब आपको कहा गया इनको क्वारंटीन में भेजना है तो पुलिस वालों पर, डॉक्टरों पर आपके लोगों ने पत्थर बरसाए। मुरादाबाद में जो पत्थर बरसा रहे थे सर, वो कौन थे? इंदौर में जो पत्थर बरसा रहे थे वो कौन थे? बता दीजिए जरा आप, बताइए ना। और जो जिन के घर में पिज्जा लेकर गया वो व्यक्ति, वो सब लोग होम क्वारंटीन में है कि नहीं है? या वो जमात के नाम पर देश भर में फैले हुए हैं और बताने को भी तैयार नहीं है कि हमारे घर पे पिज्जा देकर गया था कि नहीं देकर गया था? बताइए ना सर। क्योंकि उसका नाम मुस्लिम नहीं था, इसलिए आपने साजिश नहीं दिखाई दी। मुजीबुर रहमान, ठीक है, मंदिरों में त्योहार मनाए जा रहे हैं, फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं। देखिए क्या है ना, मैंने पहले ही कहा कि कुतर्क का तो कोई अंत नहीं होता और उसमें मैं आपकी बराबरी कर नहीं पाऊंगा। कुतर्क में मैं आपकी बराबरी कर नहीं पाऊंगा, मेरी ट्रेनिंग वो है नहीं। लेकिन मैं आप ही के बीच में से अतीकुर रहमान, जो आप ही की पैरवी करते रहे, जरा उनको वापस एक बार चर्चा में ले आता हूं। अतीकुर रहमान, मेरा एक सवाल है आपसे। सूरत के डॉक्टर को लोग धमका रहे हैं, टीवी पर चला कि नहीं चला? कर्नाटक के कलबुर्गी में लोग मंदिर का कार्यक्रम कर रहे हैं, वो टीवी पर चला कि नहीं चला? पूर्व मुख्यमंत्री शादी कर रहे हैं बेटे की, उसकी तस्वीरें टीवी ने दिखाई कि नहीं दिखाई? और ये सारी बातें अगर हो रही हैं, चलिए 1% को मान लीजिए कि टीवी ने नहीं दिखाया, तो भी क्या इसका जस्टिफिकेशन है कि हम जमातियों का पता नहीं देंगे? क्या इसका जस्टिफिकेशन है कि हम जमात के साथ रोहिंग्या भी आए थे, उनके घर के एड्रेस नहीं बताएंगे? क्या इसका कोई जस्टिफिकेशन है कि उन लोगों को खुला घूमने की छूट देंगे, होम क्वारंटीन तक नहीं होने देंगे और कोरोना का कारण बनाएंगे उनको? क्या इसका कोई जस्टिफिकेशन है? आपको अतीकुर रहमान, नहीं बताया जाएगा। मुजीब साहब मेरी बात सुनिए। सवाल अतीक से, लोग खुद ब खुद आते हैं, वॉलंटरी आते हैं, वहां फ्री खाना मिलता है। मुजीबुर रहमान साहब नहीं होता है ना, प्लीज प्लीज मुजीब साहब मेरी बात कर रहा हूं, कम से कम उसका लिहाज कर लीजिए, प्लीज करके बात कर रहा हूं, वरना मुझे आता है आप जैसे लोगों से डील करना। अतीक रहमान बोलिए प्लीज। मुजीब साहब, दुनिया का कोई तर्क मेरी गलती के ऊपर पर्दा डालने के लिए काफी नहीं है। मैं दो चीजों को सामने रख के अपनी गलती पर पर्दा डाल नहीं सकता हूं। मुजीब साहब, मुसलमान और इस्लाम का सबसे पहला कर्तव्य आज ये बनता है कि हमको लीड बाय एग्जाम्पल करना है। आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप तबलीगी अपने आप को कहते हैं मुजीब साहब, और मौलाना साद अगर अपनी तबलीग को, ये सही वक्त है तबलीग करने का, आप आइए सरकार के सामने और अपने तमाम लोगों को आप आह्वान करिए कि वो निकल कर सामने आए। आप देखिए, आपको लोग सर आंखों पर बिठाएंगे कल। आज ये वक्त दो गलतियों को निकालकर अपनी गलती पे पर्दा डालने का नहीं है मुजीब साहब। आज आपको वही काम करना है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में हम मुसलमान किया करते थे, और हमारी तबलीग का पैमाना यही रहा है, हमारी तबलीग का दारोमदार यही रहा है कि हमने लोगों को अपने ऊपर एक चीज को पूरी तरह से मुसल्लत कर कर और उसको बताया है कि ये हमारा दीन है, हमारा इस्लाम है। हमने झूठ का सहारा नहीं लिया है मुजीब साहब। आप छुप कर और झूठ का सहारा लेके या दो गलत चीजों को अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए ये काम ना करें, बराए मेहरबानी। छोटी सी रिक्वेस्ट है, मौलाना साहब सरेंडर करें। आप चुप हो जाए तो फिर मैं जवाब दूंगा अतीकुर रहमान साहब को। आपकी वजह से मुजीब साहब, कोने कोने में मुसलमान जो दाढ़ी और टोपी लगाए हुए हैं, उनको इसकी जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपसे तहे दिल से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये इल्तिजा कर रहा हूं, आप इस चीज के ऊपर डिस्कशन छोड़ दीजिए। आप दूसरों की गलती ना गिनाइए, सिर्फ आपको इतना करना है, अपने लोगों को सामने लाने का आह्वान और मौलाना साद का सरेंडर। मैं अब अतीकुर रहमान साहब आपको जवाब देना चाहता हूं। पहली चीज ये है, सरेंडर वो करता है जो गायब हो, वो पुलिस के कांटेक्ट में है, एजेंसीज के कांटेक्ट में है और पूरी सपोर्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन को। और कल भी एक लेटर रिलीज हुआ है प्रेस के अंदर, एक सेकंड रुक जाइए पहले। खुद ही एक सेकंड रुक जाइए, जरा मैं विक्रम सिंह साहब को बीच में ले आऊं और
अजय आलोक भी हमारे साथ मौजूद है। जरा इन दोनों को मैं एक एक कमेंट ले लूं, उसके बाद मुजीब रहमान आप जवाब दीजिएगा अतीकुर रहमान की बातों का। एक सेकेंड सपोर्ट करें। आप लोग कह रहे हैं, आपने कहा, हमने पहले भी कहा था। मौलाना साहब का एक और ऑडियो भी आया था जिसमें उन्होंने अपनी सारी बातें छोड़ दी थी, जो पहले कह रहे थे कि मस्जिद में आओ, यहीं बैठो, और बाद में वो ये कहने लगे कि मैं तो खुद क्वारंटीन में हूं, मुझे डॉक्टर ने सलाह दी है। विक्रम सिंह साहब, आपने इनके तर्क या कुतर्क जो भी जिस श्रेणी में आप उनको रखना चाहें रख लें, वो सुने, उसके बाद आपको इलाज क्या लगता है, हल क्या लगता है? रोहित जी, आपने बड़ा जब्त क्या करना दिखाया। चाहिए? जो आपने इतनी बातचीत की, आप फिजिक्स के इम्तिहान में बैठे हैं और बात कर रहे हैं इतिहास की। अरे आपसे जो बात पूछी जा रही है उसका जवाब दीजिए। आप कहीं थाने में जाएं, कहीं बात कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करेंगे, आपसे कोऑपरेट करेंगे, या मनमाना तर्क आप देते चले जाएंगे? आपने बड़ा धैर्य दिखाया। अब मैं 3 बातें आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपके किसी भी एक बात का जवाब इन्होंने नहीं दिया है। जवाब दिया है अतीकुर रहमान साहब ने और काबिल एहतराम MH खान साहब किबला साहब ने। इन दोनों हजरात की बातें नोट करके और उसकी सीडी जगह जगह चलाई जाएं, जिससे लोगों की जहनसानी हो सके, लोगों को असलियत मालूम पड़े, क्योंकि इनकी बातों में जहर घुला हुआ है। ये देश में और पूरे समाज में स्लो पॉइजनिंग फैला रहे हैं। और रोहित जी, आपने इस बात को उजागर की है और इसके लिए ये जरूरी है जितने जल्दी मोहम्मद साद गिरफ्तार होंगे, क्योंकि ये तो भ्रम फैला रहे हैं, वो तो ताउन कर रहे हैं। ये कुछ ताउन इन्वेस्टिगेशन का ताउन होता है जब लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा और पॉलीग्राफ टेस्ट होंगे। मुल्जिमान जिन्होंने इतनी बड़ी हरकत की है, उनके साथ इतना उदार दृष्टिकोण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल, ये तो काम दिल्ली पुलिस का है, वो अपने हिसाब से करेंगे, कब करेंगे उनकी जिम्मेदारी। लेकिन जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, जरा खान साहब से पूछिए कि अगर इनका बस चलता तो ये क्या करते। मैं उनकी बात की तायीद करता हूं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल, अतीकुर रहमान साहब क्या करते, इन्होंने, ये इंसानियत के दुश्मन है रोहित जी, और इनके इतनी लॉन्ग रोप देने का कोई पर्पस है ही नहीं। रोहिंग्यास को आपने फैला दिया, सुपर स्प्रेडर बना दिए, और उसके बाद आप तर्क पे तर्क। अरे भाई, हम किसी का ये थोड़ी कहते हैं कि इनके माफी का खाना है। जो गलती करे उसको वही सजा मिलनी चाहिए जो उसने गलती की है। अब क्या वक्त ये आ गया है कि आपने डॉक्टर्स पे अटैक किया, आपने नर्सेस पे अटैक किया, आपने पुलिस कर्मियों पे अटैक किया, फिर ये करेंगे नहीं साहब यहां पे भी अटैक हुआ, वहां पे भी अटैक। ये कौन सा तर्क है? ये आप पे अगर चोरी का इल्जाम कहते वहां डकैती पड़ी है, जो डकैती जिसने की है वो डकैती का जवाब देगा। जो आदमी थे, विक्रम सिंह जी ने भेजे थे कुछ लोग, ऐसी खबर आ रही है। हाँ, वो बहुत अच्छी बात है, तो इसकी जांच कराइए। और अगर विक्रम सिंह के आदमी थे, अगर थे, तो विक्रम सिंह को चौराहे पे गोली मार दीजिएगा। मैं साफ कह रहा हूँ, पता चलेगा, जांच के बाद पता चलेगा ना, पहले से आप नाम कह रहा हूँ कि अगर विक्रम सिंह का हाथ हो या जिसका भी हाथ हो, कैसे कह दिया कि इनके आदमी चौराहे पर गोली मार दी जाए, इनके आदमी थे? नहीं, मुझे जांच के बाद पता चलेगा ना, चौराहे पे गोली मार दी जाए, चौराहे पे गोली मार दी जाए, जांच के बाद पता चलेगा ना। अगर मोहम्मद साहब का हाथ हो या आपका हाथ हो तो गोली मार दी जाए, बिल्कुल कहेंगे इसको? नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो नैतिक ताकत नहीं है। जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो की जाए, नहीं है, क्योंकि आपके दिल में, आपके दिल में डर है, आपके दिल में मैं बिल्कुल कहूंगा, लेकिन आप जांच से पहले किसी को, ओके विक्रम जी, जांच से पहले, विक्रम जी थोड़ा रुकते हुए, विक्रम जी थोड़ा रुकते हुए, विक्रम जी आप रुके तो मैं मुजीब रहमान को रोकूं। मुजीब रहमान आप भी थोड़ा रुकिए। मैंने आपसे कहा ना कि अभी विक्रम जी से सवाल लूंगा, संजीव जी से, अजय जी से, उसके बाद आपके पास आऊंगा। आप 6 लोगों के पैनल में, ये जमात में कार्यक्रम नहीं चल रहा सर, जहां केवल आप ही की तकरीर होगी और बाकी केवल सुनेंगे बैठ के। बाकी लोग भी बोल रहे हैं ना, सब अपनी अपनी बात रख लें, उसके बाद आप बोलिए, वापस आऊंगा आपके पास। MH खान थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको भी, पहले संजीव उनियाल और अजय आलोक दोनों के कमेंट लूंगा, उसके बाद मुजीब और रहमान, और फिर MH खान आपके पास आऊंगा। संजीव उनियाल, आपने सुना उनके तर्क क्या है? उनका कहना कि साहब दूसरी जगह हुआ था तो इसलिए हमें करने की छूट है। एक डॉक्टर को सूरत में पड़ोसियों ने तंग किया तो इसलिए हमने छूट है कि मुरादाबाद में पत्थर जमा करें और जब डॉक्टर आए तो हम मार दें। किसी डॉक्टर को कहीं और दूसरे शहर में लोगों ने परेशान किया था, इसलिए हमारा अधिकार है कि इंदौर में स्वास्थ्यकर्मी आए तो हम घेर घेर कर पत्थर मार दें, उनके सिर फोड़ दें। ऐसे लोगों का क्या करें? देखिए, कितने संवेदनशील मुद्दे पर किस तरह की बातें करना। तू ना इधर उधर की बात कर, ये बता कारवां लुटा क्यों 30% लोग आज कोरोना से पीड़ित हैं, सिर्फ एक तबके की वजह से, एक ग्रुप की वजह से। क्या आप उस कैंसिल नहीं कर सकते थे उस प्रोग्राम को? क्यों नहीं कैंसिल किया गया उस प्रोग्राम को? और इनका वकील साहब का अपने आप में एडमिशन कि हाँ 30% लोगों के द्वारा 70%
वो सारी बीमारी फैलाने के हकदार ये हैं। इसीलिए वो संख्या लगातार जो बढ़ती जा रही है, आज जब पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, नेतृत्व की तरफ, आज लगभग 50% पेशेंट्स कम होते अगर इन्होंने संवेदनशीलता से बात की होती। आज भी छुपकर भाग रहे हैं। ये अपने आप में दोबारा बताता है कि आप डर के मारे क्यों भाग रहे हैं, आप सेल्फ क्वारंटाइन की बात क्यों कर रहे हैं, आपको क्वारंटाइन पता नहीं है, आप ईडी की, एनआईए की, किन किन चीजों में आपकी बिल्डिंग जो है वो आपके कॉर्पोरेशन ने बताया कि आपकी बिल्डिंग इलीगल बनी हुई है। आपके पास कितने सारे हैं, आप आके बताइए ना। आप चोरी और सीना चोरी कर रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं, किसको बहका रहे हैं आप सामने आइए, लोगों को पेश करिए, लोगों के सामने आइए। और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो प्रश्न चिन्ह में खड़ी है, जो कि दर्द निकल कर आया है, खान साहब का भी यहां पर, आप आए सामने और बताएं हाँ ये चीजें थी, ये सच्चाई थी, और उसको एडमिट करें। रोहिंग्यास के साथ मिलके पूरे संसार में जो अपने आप में प्रश्न चिन्ह कहां से उनका ओरिजिन हुआ, वो आज उनको आप क्वारंटाइन फैलाने के लिए ह्यूमन बम की तरह यूज किया जा रहा है। कितनी सारी चीजें अपने आप में प्रश्न देने खड़ी हैं, ज्वलंत प्रश्न बन के खड़ी हैं, यक्ष प्रश्न बन के खड़ी हैं, उनका जवाब दीजिए। मौलाना शाह कहां है, आप सुनिए और आइए बाहर निकल के। ठीक है, ओके। और उनियाल साहब, एक चीज, एक जानकारी अपने दर्शकों को भी और मुजीबुर रहमान को भी मैं दे देना चाहता हूं। एक इशारा मैंने आपको दे दिया था अभी आंकड़ों का, जब आप सवाल उठा रहे थे कि केवल 30% ही तो हैं जमात से जुड़े हुए केसेस, बाकी का क्या। तो मैं आपको बता देता हूं, ये आधिकारिक आंकड़े थोड़ी देर पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस के। तमिलनाडु में 84% मामले निजामुद्दीन मरकज से जुड़े हुए कोरोना के, दिल्ली में 63% मामले निजामुद्दीन मरकज से जुड़े हुए कोरोना के, तेलंगाना में 79% 79% मामले निजामुद्दीन मरकज से जुड़े हुए कोरोना के, उत्तर प्रदेश में 59% मामले निजामुद्दीन मरकज से जुड़े हुए कोरोना के, आंध्र प्रदेश में 61% मामले निजामुद्दीन मरकज से जुड़े हुए कोरोना के, असम में 91% मामले और अंडमान निकोबार में 83% मामले निजामुद्दीन मरकज से जुड़े हुए कोरोना के। अब बताइए अजय आलोक, जो थोड़ी देर पहले ये भाई साहब दलील दे रहे थे, तबलीगी जमात के वकील और प्रवक्ता, उसको विक्टिम कार्ड नहीं कहें तो क्या कहें? मैं एक बार बताऊं रोहित जी, आप में सही में बहुत पेशेंस है। बोलिए। पिछले 20 दिनों से हम आप सबको इस बात पे बहस कर रहे हैं कि इन लोगों को कोई समझाता क्यों नहीं है, कोई समझाता क्यों नहीं है, ये लोग सामने आ जाएं, सब कुछ सरेंडर कर दें, क्वारंटाइन हो जाएं, देश का बात है, देश का बात है। आपने इतना समझाया, हम लोगों ने इतना बोला, मुसलमानों लोगों ने भी बोला कि भैया सामने निकल के आओ। लेकिन देखिए, आपके चैनल पर बैठ के जिस तरह से ढीठ की तरह ये बात कर रहा है बेशरम आदमी, अपने आप को वकील कहते हैं, ये पता नहीं कहाँ से वकालत की डिग्री लेके आए हैं। कुतर्क का कुतर्क कि 30% तो हमने फैलाया, 70% किसने फैलाया, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए, इनकी मानसिकता सोचिए। ऐसे आदमियों से बहस करे कोई फायदा है? विक्रम सिंह जी ने ठीक बोला, बिल्कुल, दिस इज द टाइम फॉर एक्शन नाउ। ये अब एक्शन लेने का समय है। बहुत बहस हो गई इन लोग की, नहीं मानेंगे ये लोग, ढीठ है, ढीठ और बेशरम है, और अपने कारण सबको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, पूरे देश को खतरे में डाल रहे हैं। और देश को खतरे में जो डाले उसको कभी नहीं बख्शना चाहिए, उससे बात करने, बहस करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब शर्म नहीं आती है कहते हुए कि 30%? कहां कहां फैला दिया। असम में 94%, एक इकलौता अरुणाचल प्रदेश में मिला, वो भी जमाती। मतलब मकसद क्या है कि सारे देश के हर राज्यों में, हर यूनियन टेरिटरी में घूम घूम के जाके फैला दीजिए, और ये मुजीबुर रहमान टाइप का बेशरम आदमी बैठ के यहाँ पे डिफेंड करे उसको। ये नहीं होता है कि हमसे गलती हुई है, हम अपने लोगों से अपील करते हैं कि जो जो जहां है वहां वापस आ जाइए। एक आदमी ने अपील नहीं किया, ना इन्होंने अपील किया, ना इनकी जगह जो भी आते जमात साजिश की है, कभी किसी ने अपील नहीं किया। आपके लोगों से गलती हुई है और हमारे लोगों ने मानने वाले नहीं है। प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम, ये है इस्लामोफोबिया। कौन से हमारे लोग? हमारे तो आप भी हैं, हमारे तो आप भी हैं। शुक्र मानिए कि जमात को अभी तक अपना मान रहे हैं हम लोग, वो जिहाद है। शुक्र मानिए कि जमात को हम लोग अपना मान रहे हैं। आप तो अपना मानते ही नहीं है, आपके लोग और मेरे लोग। देखिए ये कम्युनल कर रहे हैं, अभी भी सांप्रदायिक एंगल ढूंढ रहे हैं उसमें। अगर आपके आदमी से हुआ तो वो गलती, और अगर किसी मुसलमान से हुआ तो वो साजिश। सांप्रदायिक एंगल अभी भी ढूंढ रहे हैं, हम लोग इनको अभी भी अपना मान रहे हैं। ये अटैक करते हैं पुलिस वालों पे, स्वास्थ्य कर्मी पे, हम लोग इनको क्वारंटाइन कर रहे हैं, इनकी दवाई कर रहे हैं, इनका इलाज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं अपने लोग, हमारे लोग। आप मानसिकता देखिए, ये अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हैं। अगर आपके आदमी से हुआ तो वो मानसिकता देखिए, क्या फायदा इनसे बहस करके? हुआ तो साजिश, वो जिहाद। कोई फायदा है? आप ही बताइए रोहित जी,
और इस पैनल में बैठा हुआ हर व्यक्ति बताए कि ऐसे व्यक्ति से बहस करके कोई फायदा है? अभी तुमने खुद प्रिवेंटिव अरेस्ट गलती हो गई हमारे आदमियों से, मतलब इनका तुम्हारे टेस्ट करवाइए आदमियों पहले, से इनको तो कोरोना है कि नहीं, पता किसी नहीं कितनों को मुसलमान फैलाया से होगा। हुआ तो वो जिहाद है, वो साजिश है। आज तुम अजय आलोक नंगे हो चुके हो ये नेशनल देखिए, टेलीविजन ये के ऊपर। मुसलमान कहां से आ गया? सारे मुसलमानों का ठेका तबलीगियों ने ले लिया क्या? ना आप डिफेंड मत करो अपने आप को, नंगे हो चुके हो तुम। अच्छा एक सेकंड ना प्लीज, कपड़े उतारने का बहुत शौक है मुजीबुर रहमान, समझिए इस बात को, टीवी पर है आप लोग, कपड़े उतार के मत बैठिए, देश देख आप मुझे और बातों में ही कपड़े उतर जा रहे हैं ना, यहाँ पता लग रहा है चीजों का। मैं एक बार अभी 10 नहीं 40 सेकंड दूंगा, उसके पहले जरा अहमद खान बहुत देर से हाथ उठाए हुए हैं, आपको दूंगा मैं 40 सेकंड दूंगा, मैंने कहा 40 सेकंड दूंगा, लेकिन थोड़ा रुक के, आप सबके बीच में बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा। अहमद खान आपने सुन लिया, अजय आलोक ने जब सवाल उठाने शुरू किए तो उन्होंने मेरे आदमी तुम्हारे आदमी करना शुरू कर दिया, जबकि थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे हम तो केवल 30% है, बाकी 70% कहां से आया। और जब राज्यवार आंकड़ा दे दिया गया कि कितने कितने लोग जमात से जुड़े हुए हैं, तो उसके बाद वो गाली गलौज की स्थिति पर आ गए। अब इसका हल क्या है, इलाज क्या है, क्या करें? पुलिस कार्रवाई होगी तब भी कहा जाएगा कि साहब देखिए मुसलमान है इसलिए कार्रवाई की जा रही है हमारे ऊपर। देखिए रोहित जी, फिर मैंने आपसे कहा आप उस बात पे उस पॉइंट को पकड़ नहीं रहे हैं, उस पॉइंट को छोड़ दे रहे हैं आप। देखिए जब कह रहा हूं मैं कि जो लोग मुसलमान वो होता है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने, अल्लाह को माने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले, उसको मुसलमान कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इंसान की तकलीफ को देख करके तड़प जाते थे, उनके ऊपर ईंटे पत्थर मारे जाते थे, तो वो उसका जवाब ईंटे पत्थर से नहीं देते थे, प्यार मोहब्बत से देते थे। मैं शुरू से कह रहा हूं तबलीगी जमात मुसलमानों की जमात नहीं है, मुसलमान मत कहिए इनको, ये मुसलमान की श्रेणी से खारिज हो चुके हैं, ये मुसलमान है ही नहीं। जो अल्लाह के रसूल को ना माने, जो उनके अहले बैत को ना माने, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हुए रास्ते पे न चले, जो मस्जिदों में रह के 8-8 दिन अपने एक महीना गुजारे और अपने घर परिवार का ख्याल न रखे, पड़ोसी का ख्याल न रखे, वो मुसलमान कहाँ होता है? वो मुसलमान नहीं है। मुसलमानों के नाम पर ये धब्बा है, जिसको मुसलमान मत कहिए। रोहित जी मैं कहता हूं मुसलमान मत कहिए, किसी मुफ्ती से फतवा ले लीजिए कि ऐसे लोग जो वलियों को ना मानते हो, जो मौला अली मुश्किल कुशा को ना मानते हो, जो गरीब नवाज को ना मानते हो, जो गौस पाक को ना मानते हो, वो मुसलमान की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जो अपने बाप को ना माने, जो अपनी माँ को ना माने, वो मुसलमान की कैटेगरी में कहां से आ जाएगा साहब? मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि इनका हिसाब किताब बराबर करिए। जब हिंदुस्तान की लड़ाई, जब हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में हिंदू मुसलमान सब मिलकर लड़ रहे थे, तब ये जब बात आती है अपने अधिकारों की, तब कहते हैं मुझे बराबर का अधिकार चाहिए। तो आज हिंदुस्तान पे मुसीबत टूट पड़ा है, तो ये क्यों भाग रहे हैं? ये मुसलमान हैं। अगर मुसलमान होते तो इस हिंदुस्तान की इस लड़ाई में जो आज मरी, एक आदमी मर रहा है, गरीब मर रहा है, बैकवर्ड मर रहा है, उस पर भी आप ही का सवाल वो जवाब देंगे। ठीक है, ओके, ठीक है अहमद खान, अब बोलिए मुजीबुर रहमान, जवाब दीजिए जो बातें उन्होंने कही। रोहित सरदाना जी, आपने ये कहा कि जो 70% कोरोना है वो 30% से फैला। मैं आपको बता देता हूं आज कि सबसे पहले वुहान से अमीरों के बच्चे लाए गए थे जो वहां मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे थे। समझा रहा हूं कि मैथ्स का सवाल है, आप उसमें दिमाग मत लगाइए, आप गणित नहीं समझ पाएंगे। ये किसी ने नहीं कहा कि 30% की वजह से 70% को हुआ। आप जो बात पूछी जा रही है आप उसका जवाब नहीं दे रहे। इनसे पूछिए कुल मिला के बातों को घुमा रहे हैं। इनसे पूछिए हजरत निजामुद्दीन औलिया को मानते हैं? ये सवाल पूछे इनसे, हजरत निजामुद्दीन औलिया को मानते हैं? भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके चाचा जान बोल रहे हैं, अहमद खान। ये मैं बता रहा हूँ, ये नाम का मुसलमान, ये मुखौटा लगा है मुसलमान का। पूछिए हजरत निजामुद्दीन औलिया को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इनसे पूछिए सरदाना जी, सवाल पूछिए इनसे कि हजरत निजामुद्दीन औलिया को मानते हो कि नहीं, सूफीज्म को मानते हो कि नहीं, जिसने हिंदू मुसलमान का पैगाम फैलाया, भाईचारे का पैगाम फैलाया, उसको मानते हो कि नहीं मानते हो? भाई अगर नहीं मानते हो तो मुसलमान नहीं हो, अगर नहीं मानते हो तो मुसलमान नहीं हो। साफ बात है भाई, साथ ईमान पे आ जाओ। अच्छा प्लीज झगड़िए मत। अहमद खान थोड़ा सा रुक जाइए, अहमद खान थोड़ा सा रुक जाइए। हमने पूरा मौका दिया मुजीबुर रहमान आपको, मैंने सीधे कहा अहमद खान ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए।
लेकिन आप फिर 30%, 70%, 70%, 30% में चले गए। अहमद खान ने आपको समझाया, मुजीबुर रहमान आपको अतीकुर रहमान ने समझाया, लेकिन उसके बाद भी आप कुल मिलाकर यही साबित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सर, आपके साथ जस्टिस मैं क्या, आप खुद नहीं कर रहे हैं अपने साथ जस्टिस, आप खुद नहीं कर रहे हैं जस्टिस। मैं तो सुन रहा था आपको, आप खुद ही जस्टिस करने को तैयार नहीं है। आप पिछले 40 मिनट से विक्टिम कार्ड लेकर टीवी पर लहरा रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी तरह ये साबित हो जाए कि मैं विक्टिम हूं। सर, जब आदमी कोरोना की बीमारी लेकर देश भर में घूमेगा तो वो विक्टिम नहीं होगा, वो अपराधी कहलाएगा। और आप इस बहस में भी वही कर रहे हैं कि आप लगातार जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देश के लोगों की छोड़िए, मुसलमानों तक की सहानुभूति नहीं बटोर पा रहे हैं। अतीकुर रहमान, कौन सा मुसलमान इनका साथ देगा बताइए ऐसे में, जो ये दावा करते हैं? और क्यों नहीं बाकी मुसलमानों को शक की नजर से देखा जाएगा? ऐसे लोगों की वजह से क्यों नहीं आप इनको बाइकआउट करते लोगों को? सिर्फ तथ्य बता रहा हूं आपको। अतीकुर रहमान, बोलिए। जनता को और आपका काम है। रोहित भाई, देखिए, मुजीब भाई मेरे भाई हैं, जमात भी हमारी सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा है। इन्होंने गलती की है, इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है इन लोगों को हम दरकिनार करने के लिए इन लोगों के ऊपर इस तरह से इल्जाम लगाएं। ये ऐसा वक्त नहीं है रोहित भाई, हमारी गलती हुई है। मैं बता रहा हूं, मैं आज पूरी तबलीग जमात की तरफ से, हिंदुस्तान के डॉक्टर से, पुलिस से माफी मांगता हूं। हमारी गलती हुई है सोशल रिफॉर्म्स लाने में हमारी सोसाइटी में, इसका बहुत बड़ा हिस्सा हम भी जिम्मेदार हैं इसके। रोहित भाई, हमने कहीं ना कहीं से इनका हाथ छोड़ा, इनकी रूढ़िवादी सोच को हम बदल नहीं पाए। अब हमारी कोशिश डबल होगी। मुजीब भाई मेरे भाई है, मेरी सोसाइटी का हिस्सा है, मैं हमेशा से इनके साथ रहूंगा। इनकी गलती हुई है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं रोहित भाई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शैतानों की जमात के हैं, शैतानी जमात का ये है, शैतानी जमात के आदमी हैं ये हमारे भाई नहीं हो सकते हैं, ये इस्लाम के भाई नहीं हो सकते हैं, शैतानी जमात के भाई हो सकते हैं, इस्लाम के भाई नहीं हो सकते हैं। जो इस्लाम के खिलाफ काम करेगा वो इस्लामी भाई नहीं हो सकता है, इस्लामी भाई नहीं हो सकता है। बिल्कुल इस्लाम को जो बदनाम करे, जो हमारे इस्लाम, झगड़ा नहीं करे प्लीज। मेरा इतना कहना है कि टीवी पर झगड़ने के बजाय आप दोनों अगर कर सकते तो इन तबलीगी जमात के प्रवक्ताओं को, नेताओं को, मौलानाओं को, मुल्लाओं को समझाएं और इनको बताएं कि बीमारी का इलाज अगर लॉकडाउन है, बीमारी का हल अगर एकांतवास है, क्वारंटीन है, तो उसमें मदद करनी चाहिए। ना कि ये कहना चाहिए कि एक जगह कोई घटना हुई है तो इसलिए डॉक्टर पर पत्थर मारने का हमारा अधिकार हो जाता है, दूसरी जगह कोई घटना हुई है तो पुलिस वालों को मार देना, उनको दौड़ा लेना, उन पर तलवारें चला लेना हमारा अधिकार हो जाता है। और बीमार होने के बावजूद छुपे रहना, अपने घर, परिवार, समाज के लोगों में बीमारी फैलाना हमारा अधिकार हो जाता है। ये गलत है, ये आप ही लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोगों के समझाने से तो वो समझने को तैयार है नहीं। ये पूरे देश ने आज देख भी लिया है पिछले 40 मिनट की इस बहस में।